हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विद अस। आज हम लोग एसी ब्रिजेस में मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस टॉपिक में ओम्स ब्रिज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस ओम्स ब्रिज को शुरू करने से पहले हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था मैक्सवेल्स ब्रिज, उसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो आइए हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं एम बी। इट इज़ अ एसी ब्रिज। ओके, उसके बाद हमने कहा था कि इट इज़ यूज टू मेजर द इंडक्टेंस व्हेन द ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। कि जो मैक्सवेल ब्रिज है इसका यूज़ हम इंडक्टेंस मेजरमेंट में करेंगे। कब करेंगे? जब हमारा मैक्सवेल ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो। और उसके लिए जो बैलेंस कंडीशन है मैक्सवेल ब्रिज के लिए, उसके लिए हम लोगों ने इक्वेशन एक ड्राइव किया था। क्या था वो इक्वेशन? R1 प्लस j ओमेगा L1 अपॉन R2 प्लस j ओमेगा L2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ओके, हमने ये कंडीशन डिराइव की थी और ये पाया था कि मैक्सवेल ब्रिज जो होता है वो हमारा सेल्फ इंडक्ट। तो आइए आज हम लोग नेक्स्ट ब्रिज है जो हमारे सिलेबस में ओम्स ब्रिज, उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। ओम्स ब्रिज के स्टेटमेंट को क्या कहता है? दिस ब्रिज इज यूज टू मेजर द सेल्फ इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस, वन कैपेसिटेंस एंड टू रेजिस्टेंसेस इन अ बैलेंस कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे बैलेंस कंडीशन हमारी क्या है? अगेन R1 प्लस j ओमेगा L अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C1 अपॉन 1 अपॉन j ओमेगा C2। ठीक है, तो आइए फिगर पे ध्यान दीजिए। हमारा ये फिगर नंबर 1 है। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनके हम लोग नाम लिख लेते हैं। तो आइए, इसको हमने कह दिया ये हमारा R1 है, ये हमारा इंडक्टर L है, ये हमारा रजिस्टर R3 है, ये हमारा कैपेसिटर C1 है, ये हमारा कैपेसिटर C2 है और ये हमारा रेजिस्टेंस R2 है। ओके, फिर हम लोग इस नोड्स का नाम दे देते हैं। इस नोड को हमने कहा A, इसको कहा B, इसको कहा C और इसको कहा D। ठीक है, अब ये जो हमारा AC सोर्स है इसकी वजह से एक करंट फ्लो करेगी, इसको हमने कह दिया I। ये दो पार्ट में स्प्लिट होगी। पहला जो पार्ट होगा वो R1 L के थ्रू फ्लो करेगा, इसका नाम हमने दे दिया I1। दूसरा पार्ट R3 है, इसको हम लोग कह दिए I3। ये R2 अगेन आपका I1 जो है वो अगेन यहाँ पे आके I2 हो जाएगा, जो कि R2 के थ्रू फ्लो करेगी और C2 के थ्रू जो करंट फ्लो करेगी वो हो जाएगी हमारी I4। हमने कहा कि गैल्वेनोमीटर जो हमारा डिटेक्टर है उसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगी IG और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है RG। ओके, तो हमने फिगर में जो भी करंट की डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, उन सबको हम लोगों ने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। ओके, तो आइए बैलेंस कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, जैसा हम लोगों ने मैक्सवेल ब्रिज में बताया था सेम वैसे ही होगी। ओके, तो क्या होगी? VB इज इक्वल टू VD। ओके, अगर हमारे गैल्वेनोमीटर के बोथ टर्मिनल B और टर्मिनल D के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मींस दोनों वोल्टेजेस या दोनों पोटेंशियल सेम हैं, उस केस में जो करंट IG होगी वो क्या हो जाएगी? हमारी 0। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोगों को हमेशा यूज़ करेंगे हम आगे आके अपनी बैलेंस कंडीशन को अचीव करने में। नेक्स्ट हम लोगों ने मैक्सवेल्स ब्रिज में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने जो करंट के जो एक रिलेशंस थे, मतलब जैसे अगर सर्किट इस फिगर में हम ध्यान से देखें तो क्या कौन कौन सी करंट है? I है, I1, I3, I2, I4। तो इनमें आपस में क्या रिलेशन है हम लोग उसको लिख लेते हैं। जैसे मैक्सवेल्स ब्रिज में हम लोगों ने लिखा था I इज इक्वल टू I1 प्लस I3। आप फिगर में देखिए जो करंट आपकी I है ये यहाँ से जाके दो पार्ट में स्प्लिट हो रही है, I1 और I3 में। ठीक है, सिमिलरली आपका I1 जो है इट इज इक्वल टू
I2 प्लस IG, ओके। और I4 इज इक्वल टू, देखिए IG भी आ रहा है इस टर्मिनल पे, यहाँ पे देखिए IG कहाँ पे आ रहा है, D पॉइंट पे आ रहा है, और सिमिलरली I3 भी आपका D पे आ रहा है, और ये क्या दोनों आपस में ऐड होके I4 बन जा रही है। तो I4 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, I3 प्लस IG, ओके। आइए इस ऑल थ्री इक्वेशन को हम लोग कह देते हैं इक्वेशन 1, ओके। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, फिगर नंबर 1 को, तो इसमें हमारे दो लूप बन रहे हैं, लूप 1 या मेश 1 और लूप 2 या हम इसको मेश 2 कह देते हैं। अगेन फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग सबसे पहले मेश 1 को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। आइए ड्रॉ करते हैं। ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया, यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर, फिर एक कैपेसिटर, और ये हमारा हो गया, ओके। सारे नोड्स के नेम दे देते हैं, दिस इज A, B, D, ओके। कंपोनेंट्स क्या क्या थे हमारे, ये था हमारा R1 L, ये था हमारा R3 C1, ओके। इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही थी R1 के थ्रू, वो हमने कहा था I1 थी, और इस R3 और C1 के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही थी, इसका नाम हम लोगों ने दिया था I3। हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रही थी, यहाँ पे हमने IG दिया था, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसका हमने नाम RG दिया, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम लोग KVL कर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, और ये मान लेते हैं कि लूप 1 में जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। हम ये मान लेते हैं कि हमारी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ओके। तो चलिए KVL अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसमें वोल्टेज हमने 0 मान लिया है, तो 0 इज इक्वल टू I1 Z1 प्लस IG RG एंड माइनस I3 ZC, ओके। अब देखिए जो I3 की डायरेक्शन है वो I1 और IG के अपोजिट है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो I3 है वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी फ्लो कर रही है, ओके। और इस इक्वेशन में जो हमने अभी इक्वेशन लिखा है, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 है, ओके। इस इक्वेशन में हमारा जो Z1 है, Z1 इज इक्वल टू R1 प्लस J ओमेगा L है, और ZC इज इक्वल टू R3 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C1 है, ओके। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर नेक्स्ट लूप जो है हमारा, जो लूप नंबर 2 है, इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। कैसे दिखेगा, ये हमारा हो गया गैल्वेनोमीटर, ओके। फिर यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर है, और यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर है। अगेन हम लोग सारे नोड्स के नाम लिख देते हैं। ये हमारा B, C, D है। दिस इज अवर गैल्वेनोमीटर, जिसके थ्रू करंट जो है वो IG है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने RG नाम दिया है। ये हमारा कैपेसिटर C2 है, इसके अक्रॉस जो करंट है वो I4 है। ये रजिस्टर R2 है, इसके थ्रू जो करंट है वो हमारा I2 है, ठीक है। तो अगेन हम लोग KVL अप्लाई करते हैं, ओके। किस में, सेकेंड मेश में। तो मेश का क्या नाम है हमारा, इन B C D B। इसमें हम KVL को अप्लाई करते हैं। तो अगेन यहाँ पे वोल्टेज क्या है, 0 इज इक्वल टू I2 R2 माइनस, अब देखिए I4 की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। हम ये मान के चलते हैं कि मेश 2 में जो है करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके फ्लो कर रही है, और इसमें I2 तो क्लॉकवाइज है, लेकिन IG और I4 एंटी क्लॉकवाइज है। तो साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, I4
ZC2 माइनस IG RG, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 3। और यहाँ पे ZC2 जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/j⍵C2। ओके, ये बस Z1 ZC ZC2 जो हम लिख रहे हैं, बस ये इसको इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि हमारी जो जब हम डिराइव करें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ना बने। बाद में हम इसकी वैल्यू Z1 ZC और ZC2 की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ आवर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हम ये Z1 ZC और ZC2 को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं इन लूप का नाम क्या था, ये ABDE। ओके, तो अब हम ये क्या लेके चल रहे थे कि हमारा जो ब्रिज है इन अ बैलेंस कंडीशन, अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, इन बैलेंस कंडीशन, हमारा जो करंट पासिंग थ्रू द गैलोमीटर क्या था, वो 0 था। अब ये चीज़ को हम लोग इक्वेशन 2 और 3 में अप्लाई करते हैं बैलेंस कंडीशन को, तो हमारा ये IG RG टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली हमारा इक्वेशन 3 से ये टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन 2 कैसे लिखा जाएगा, 0 = I1 Z1 माइनस I3 ZC। सिमिलरली आपका इक्वेशन 3 कैसे हम लिख सकते हैं, 0 = I2 R2 माइनस I4 ZC2। इस इक्वेशन को हमने कहा इक्वेशन 4 है और इसको कहा हमने इक्वेशन 5 है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 हम लोग यहाँ से इक्वेशन 4 की हेल्प से I3 की वैल्यू फॉर्मुलेट कर सकते हैं। I3 = क्या लिख सकते हैं, I1 Z1 अपॉन ZC। तो आइए अब इक्वेशन 5 में आते हैं। तो इक्वेशन 5 में हम लोग I2 और I4 इसके जो फॉर्मूला हम लोगों ने इक्वेशन 1 में लिखा है वहाँ से इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम I2 को क्या लिख सकते हैं, अगर आप इक्वेशन 1 में देखेंगे तो I2 = हम लोग लिख सकते हैं I2 = I1 माइनस IG। ओके, और सिमिलरली I4 = हम लोग लिख सकते हैं IG प्लस I3। ठीक है, हम ये जो बोथ सेट ऑफ इक्वेशंस हैं इनको हमने नाम दे दिया है, ये हमारा इक्वेशन 6 है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो 6 है उसको 5 में सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, मतलब पुट 6 इन 5। तो हमारा इक्वेशन क्या निकल के आएगा, I1 माइनस IG R2 माइनस इन ब्रैकेट I3 प्लस IG ZC2 = 0। क्योंकि ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में तो IG = 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन क्या बचेगा, मतलब आफ्टर पुटिंग IG = 0 वी हैव I1 R2 माइनस I3 ZC2 = 0। और हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पे I3 की वैल्यू को निकाल रखा है। ओके, हम इसको कहते हैं इक्वेशन, ये मेरा 5 है। तो हम क्या कहते हैं, पुट 5A इन above इक्वेशन। ओके, तो हमारा क्या हो गया, I1 R2 माइनस I1 Z1 अपॉन ZC इंटू ZC2। ओके, इट इज इक्वल टू 0।
अब हम जो माइनस टर्म है इसको राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो माइनस साइन प्लस साइन में हो जाएगा कन्वर्ट। तो I1 R2 इज इक्वल टू I1 Z1 अपॉन ZC इंटू ZC2। I1 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कैंसिल हो गया, और इसको हम रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, जो जस्ट इक्वेशन फाइंड आउट हुआ है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, Z1 अपॉन R2 इज इक्वल टू ZC अपॉन ZC2। ठीक है, ये क्या होगी, हमारी फाइनल बैलेंस कंडीशन होगी। यहाँ पर हम क्या कर दें, हमने इसको कह दिया ये दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 7, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 7 है। तो हम क्या कहते हैं, पुट Z1 ZC एंड ZC2 इन 7। तो हमारा फाइनल फार्मूला क्या निकल के आएगा, Z1 की जगह हम लिख सकते हैं R1 प्लस J ओमेगा L अपॉन R2 इक्वल टू ZC की जगह R3 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C 1 अपॉन ZC2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन J ओमेगा C2। यही कंडीशन तो हम लोग प्रूफ कर रहे थे। ओके, तो हमने इसको क्या कह दिया, हमने कह दिया ये हमारा इक्वेशन नंबर 8 है। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 8 को देखेंगे तो इसमें दो पार्ट है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो आइए सबसे पहले हम लोग इक्वेट करते हैं रियल पार्ट को। तो हमें क्या मिलेगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। ठीक है, सिमिलरली हम लोग इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं। इमेजिनरी पार्ट, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू R2 R3 इंटू C2। अब आपका ये होमवर्क है कि आप इक्वेशन नंबर 8 को यूज करके इसके रियल पार्ट का जो भी मैथमेटिकल स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको आप फाइंड आउट करिए और इसको सॉल्व करके इस रिलेशन को फाइंड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सिमिलरली आप इमेजिनरी पार्ट को भी इक्वेट करिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8। ओके, आपको अप टू 8 ही तक डिराइव करना है, लेकिन इसमें रियल और इमेजिनरी है तो बस हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया कि इसका रियल पार्ट क्या होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल साइंस विद अस। Thank you.